प्रकृति रूपी परम पिता के पुत्रों अर्थात देश के समस्त भाई बहनों, आज देश का ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी नमूना हम आज के इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, जो ऐतिहासिक है और इस व्यवस्था में यानी हजारों साल की व्यवस्था में पहली बार ये विकसित विचार यानी प्रगतिशील विचार वाला अभियान है, जो सभी की खुशहाली के लिए इससे पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, जो है कि हम अब आगे केंद्र और प्रदेशों में सरकारें किसकी और कैसे बनेगी, जानिए समझिए। अर्थात अब भविष्य में सरकारें नई तरह से बनेंगी, जो आपकी कल्पना से बाहर है। पहले कल्पना ही होती है, उसके बाद साकार की जाती है। कहीं से प्रकृति विचार भेजती है और कल्पना भेजती है, उसके बाद वो कल्पना और विचार साकार होता है। ये प्रकृति ही कराती है, प्रकृति ही देन है। तो अब जो हमने ये जो विषय रखा है, अब सरकारें, जो भी सरकारें यानी जो सरकार के प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेंगे यानी सांसद और विधायक, वो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो कठोर मेहनत कर रही है, उसकी ज़रूरतें जैसे 50 लाख के महंगे इलाज, 50 लाख की महंगी शिक्षा और 50 लाख के महंगे आवास, ये तीनों चीज़ें देश के हर नागरिक को जरूरी हैं। हर क्षेत्र के प्रतिनिधि यानी लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को ये सरकार को, जो भी सरकार बनाएंगे चुनाव जीत के, उनको इन्हें उपलब्ध कराने के लिए एग्रीमेंट करना होगा और शपथ पत्र देना होगा। वो शपथ पत्र किसको देंगे, एग्रीमेंट किसको करेंगे, यानी भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ इस देश में तैयार है और उस भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ के जो चुनाव क्षेत्र के इकाई के अर्थात यानी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र है, उस इकाई की जो कमेटी होगी, उस कमेटी की तरफ से अपने किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, जिसको भी वो कमेटी उत्तरदायित्व देगी कि आपको जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ एग्रीमेंट करने का अधिकार, पावर है। आपके साथ जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो एग्रीमेंट करेगा, एफिडेविट देगा, वो सभी जनता के लिए देगा, सभी जनता की तरफ से एग्रीमेंट करेगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो राज्यपाल उसके अध्यक्ष होते हैं, उनकी तरफ से हर जिले की सरकारें, जिले की सरकार की यूनिटें एग्रीमेंट करती हैं। इसी तरह केंद्र सरकार में राष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, उनकी तरफ से जो भी केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं
वो उनकी तरफ से एग्रीमेंट करते हैं जहाँ भी करना होता है। तो साथ साथ जो जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे उनके साथ भी एग्रीमेंट करने को वो जनप्रतिनिधि बाध्य होगा। ये वादे और गारंटियां पब्लिक बहुत सुन चुकी है। अब वादे, कौन से वादे? ये जो जीवन की जरूरत की चीजें जो सबसे महंगी हैं और ये गरीबों को लूट के उन्हीं के पैसे से कब्जा करके महंगी कर दी गई हैं। इकट्ठा कर लिया गया पैसा, उनका टैक्स जो आता है लाखों करोड़ रुपए, उसमें कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार जो किया जाता है डेवलपमेंट में, सड़कें, नहरें, नेशनल हाईवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एटसेट्रा, तमाम तरह के डेवलपमेंट में पैसे खर्च होते हैं, डैम, नहर बनती हैं, आदि आदि, इनमें लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है, उनमें कमीशनखोरी होती है, पूरा देश जानता है। उसमें से कमीशनखोरी में लोग जो जिनके पास बजट होता है पूरा का पूरा, जो उच्च अधिकारी, उच्च नेता कुछ बैठे हुए हैं, उनमें जो कुछ ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है सभी नहीं है, उसमें बहुत से ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन जो इकट्ठा कर चुके हैं हजारों लाखों करोड़ रुपए कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में, तो वही पैसा उन्होंने महंगे महंगे अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में, और एजुकेशन के लिए तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटियों के साथ साथ बनाए हैं, MBA MCA कॉलेज बनाए हैं, और आवास के लिए बिल्डर बने हैं। तो वो पैसा गरीबों का ही है। किसने यहाँ से कितना कैसे कमा लिया ये सभी जानते हैं, नहीं कमा सकता ईमानदारी से। जो भी हथकंडे अपनाए गए हैं सरकारी पैसे लूटने के, वो सारे बड़े जो लुटेरे हैं उनका जो संपत्ति है, ब्लैक मनी है, वो जब्त की जाएगी। और सभी को पता है कि देश में सबसे उच्च यानी श्रेष्ठ एडवोकेट यानी माननीय राम जेठमलवानी साहब ने 2015 में राज्यसभा के मेंबर थे इसी में। उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ और स्विट्जरलैंड आदि ने लिस्ट जारी की थी ब्लैक मनी वालों की, इंडिया वालों की यानी भारत के लोगों की, उसकी कापी उसकी जो चांसलर जर्मनी के लोगों के पास भी थी, और इंडिया ने उसको लेने से मना कर दिया, लिया ही नहीं, टाल दिया उसको, यानी और ली भी है तो बताई नहीं गई है, आउट नहीं की गई है। तो ये राम जेठमलानी जी ने, उनके यूट्यूब में साक्ष्य हैं, उपलब्ध हैं, सब साक्ष्य उपलब्ध हैं, जो लगभग 90 लाख करोड़ रुपए 2015 में जो एक तरह से प्रमाण आए थे ब्लैक मनी के, वो तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब के संज्ञान में लाए गए थे, माननीय मोदी जी के संज्ञान में लाए गए थे, और ये पहले से कांग्रेस वाले कर ही रहे थे। कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में 2014 से पहले तमाम देश के अच्छे अधिकारियों ने, जो ब्यूरोक्रेसी में थे, जुडिशियरी में थे टॉप के, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रहे टॉप के, और IAS IPS थे ईमानदार लोग, इनके नाम बताए जाएंगे डिटेल में भी, जो साक्ष्य और प्रमाण हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था 2014 से पहले, कांग्रेस के ज़माने में। तब SIT गठित की गई थी ब्लैक मनी के लिए। उसके बाद आ गई सरकार, और सभी को पता है देश में, बाबा रामदेव भी बोलते थे कितना है ब्लैक मनी, हजारों करोड़ बता रहे थे, और भी तमाम लोग बोल रहे थे, मोदी जी भी बोल रहे थे कि ब्लैक मनी हम वापस लाएंगे। फिर क्या हुआ, 2015 में सांप सूंघ गया ब्लैक मनी के नाम पे, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के दोनों के पूंजीपति मिले हुए हैं। आप खुद दीजिए, जो पूंजीपति कांग्रेस के ज़माने में थे वही आज भाजपा के ज़माने में पूंजीपति हैं, पूंजीपति वही हैं, और बहुत से नेता जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में आ गए हैं। इसलिए
ये ब्लैक मनी जब्त करके जो देश में भी लगभग 900 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। आप खुद देख रहे हैं कि सारा इंडिया वाले जिनकी शादी में हजारों करोड़ बच्चों की शादी में खर्च हुआ था, क्या क्या घोटाले हुए थे। सारा इंडिया के सुब्रत राय साहब ने जेल भी काटी और उसके बाद इसका हिसाब नहीं दे पाए। अपने घोटालों का जो ब्लैक मनी का पैसा लगा हुआ था उसका हिसाब नहीं दे पाए। अंततोगत्वा क्या असर हुआ आपको पता ही है सभी लोगों को। उनके इस दुनिया इस शरीर को छोड़ने के पश्चात जिन बच्चों के लिए हजारों करोड़ शादी में खर्च किए थे और जिन पत्नियों और बच्चों के लिए लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे, उन्होंने विदेशों में संपत्ति खरीद ली, द्वीप खरीद लिए। कहाँ से आए पैसे? ये देश को लूटा था, देश के गरीबों को लूट के ब्लैक मनी जिन जिन लोगों का इकट्ठा था वो उनके यहाँ जमा था और उनके बच्चे भी उसमें डायरेक्टर थे। इसलिए वो अंतिम संस्कार में नहीं आए। अपने पिता के और अपने पति के, उनकी पत्नी नहीं आई, बेटे उनके अपने पिता के संस्कार में नहीं आए। और हिंदू धर्म की बात करते हैं, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? सोचिए, ऐसे देश में बहुत से उदाहरण हैं। सीरियल वाइज आपको मिलते रहेंगे, तमाम लोग बताते रहते हैं। इसलिए मित्रों, इस देश में जब राजपाट जा सकते हैं राजाओं के, जिनको कहा जाता था भगवान के अवतार हैं राजा, जब भगवान के अवतार के राजपाट जा सकते हैं, पूरी दुनिया में राजा थे और राजतंत्र खत्म हो गया पूरी दुनिया से। फिर पूरी दुनिया में अंग्रेज थे, फिर अंग्रेज तंत्र खत्म हो गया पूरी दुनिया से। राजाओं के प्रवी पस्त समाप्त हो गए। ये जनता में, प्रकृति में, नेचर में, परिवर्तन में वो शक्ति है। पहले लोहे के पत्थर के हथियार बनते थे, औजार बनते थे, फिर लोहे के बनने लगे। और आज क्या क्या बन रहे हैं? पहले गाड़ियां कैसी थी, टेलीफोन कैसे थे, आज क्या क्या है। इसी तरह बुद्धि विवेक से सामाजिक व्यवस्था, अधिकार, ज्ञान, उसका भी विकास हुआ है। तो आज जो जिन्होंने करप्शन किया, घोटाले किए हैं, उसकी एक सीमा होगी। उस सीमा तक ही आदमी संपत्ति रख पाएगा। जैसे लगभग 40-45 साल पहले भारतवर्ष में ही सभी प्रदेशों में जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ। कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में 12 एकड़, उत्तर प्रदेश के ही जो खराब जमीन है बुंदेलखंड में, वहाँ 20-20 एकड़, बाकी सारे उत्तर प्रदेश में लगभग 12 एकड़ से ऊपर जिसके पास जमीन थी, यानी खेती की जमीन थी, सरकार ने उसको जब्त कर लिया और सरकारी कार्यक्रम में जनता के विकास का मिलाए और जनता को भी दिया उस जमीन को। इसी तरह सारे प्रदेशों में हुआ है। तो जब गांव के किसानों की जमीन 12 एकड़ से ज़्यादा जब्त की जा सकती है, सरकार अपने पास ले सकती है, तो इसकी भी लिमिट लगेगी कि देश में क्या करोड़, 12 एकड़ जमीन कितने की है? मुश्किल से 5 करोड़ की भी नहीं है। तो 5 या 10 करोड़ से ऊपर जिसकी संपत्ति होगी देश में, वो भी जब्त करके गरीबों के हित में लगाई जाएगी, क्योंकि वो भी गरीबों से इकट्ठी की गई है। अधिकांश लोगों की ऐसी संपत्ति है, गरीबों को शोषित करके उनका टैक्स के रूप में जो पैसा लिया गया है, लिया जा रहा है, उससे इकट्ठी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगाई में, उनकी ज़मीन महंगी हो गई है, वो कुछ ही लोग हैं, कहीं बहुत कम लोग मिलेंगे बड़े बड़े शहरों में जिनकी ज़मीन थी खेती की, वो महंगी हो गई, वो कुछ ही लोग हैं, थोड़े से लोग मिलेंगे। हजारों में कहीं एक आध मिलेगा, लाखों में एक आध मिलेगा, हजारों में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से देश में जो लूटा हुआ धन है गरीबों का टैक्स के रूप में, यानी जो सामान खरीदता है व्यक्ति, जो भी कमाता है महीने में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी कमाता है, वो पैसा जो भी सामान खरीदता है, जो भी सेवाएं लेता है, उनमें सब में वो आधा पैसा गवर्नमेंट को देता है, लगभग बल्कि 60% तक देता है। अब आप कहोगे कैसे टैक्स लगता है? 60%, 18% GST लगती है। तो आप जरा सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए कि जब
फैक्ट्री के लिए आप ज़मीन खरीदते हो तो रजिस्ट्री होती है, वो सरकार के पास 1% जाती है, 1.5% जाती है, कुछ ब्लैक में भी जाती है। सभी जानते हैं इस बात को, रोज़ करते हैं, देखते हैं। उसके बाद उस ज़मीन पर नक्शा बनता है बिल्डिंग का और डेवलपमेंट चार्ज लगता है, एनओसी लगती है पर्यावरण आदि आदि की। या गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करके दिया है, एक एरिया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, उद्योगिक क्षेत्र बनाया है, तो वो डेवलपमेंट चार्ज उसमें वो भुगतान करता है, वो किसके पास जाता है? सरकार के पास। उसके बाद उसमें बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में इतना मटेरियल लगता है, लोहा, ईंट, सीमेंट, बालू, लकड़ी, प्लास्टिक एटसेट्रा, जो भी लगता है इसमें ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ है 2 जगह से, रॉ मटेरियल से लेके जब वो सामान बना है, ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि आदि जो बना है, उसमें भी 2 बार टैक्स लग चुका है, तब वो तैयार हुआ है। और वो उसके बाद बिल्डिंग में लग रहा है, और फिर बिल्डिंग बनने के बाद मशीन आती है, तो मशीन में भी ऑलरेडी वो 3 जगह टैक्स लग चुका है, जीएसटी 3 जगह लग चुका है। मशीन जिससे बनी है, फैक्ट्री और रॉ मटेरियल, उससे पहले ही 3 जगह टैक्स लग चुका है। आप सोचिए, ये 3 जगह टैक्स लग रहा है, तब जो फैक्ट्री वाला माल तैयार करता है वो अपना बैंक का ब्याज जोड़ता है, जो भी खर्चे जोड़ता है, सबको मिला के बैंक का लोन जोड़ता है, सबको जोड़ के वो अपना प्रॉफिट निकालता है। वो प्रॉफिट निकालता है तब उसका रेट तय होता है, तभी प्रॉफिट निकलेगा। अब वो सभी खर्चे निकाल के, वो खर्चे पड़ गए, वो जीएसटी वाले खर्चे थे जो 3 बार दे चुका है वो रॉ मटेरियल में, मशीन में, अब वो सब जुड़ गए, कितने हो गए? अब उसके बाद प्रोडक्शन उत्पादन कर लगेगा और जीएसटी लगेगी, तो वो कितनी हो गई खुद समझ लीजिए। प्रोडक्शन ड्यूटी टैक्स यानी उत्पादन कर हो गया, या कहिए जीएसटी भी हो गई, तो फिर लगेगी जो जितना परसेंटेज, 18%, 15%, 12%, तो इस तरह से लगभग 50 और 60% जीएसटी यानी वस्तु पे हर जनता हर खर्चे में, हर वस्तु में देती है। तो ये कहाँ जाता है पैसा? केंद्र सरकार के पास। उसमें घोटाले होते हैं, उसी में बजट बनता है, आप जान रहे हैं सभी लोग, तो इसी बजट से डेवलपमेंट दिखाया जाता है, होता भी है कुछ। तो ये ब्लैक मनी ऐसे लोग इकट्ठा करते हैं और उस ब्लैक मनी को जब्त किया जाएगा। अभी देखिए ताजा 10 दिन पहले चीन की सरकार ने कह दिया है, वहां के उद्योगपतियों से, सारे वीडियो आपको दिए जाएंगे, प्रूफ दिए जाएंगे जो मांगेगा, कि गरीब और अमीर की खाई दूर करिए, जो प्रॉफिट ले रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसमें अपने वर्कर कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं दीजिए, वेतन दीजिए, सुविधाएं दीजिए, और बाकी पैसा सरकार को दीजिए। ये आदेश है कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा आदेश को मानना ही पड़ेगा। तो माननीय मोदी जी ने अपने नोटबंदी के कार्यक्रम में कहा था कि जो ब्लैक मनी है जमा कर दो, 40% टैक्स दे दो, 60% रख लो, नंबर 1 का हो गया। अरे भाई, ये तो मोटी बुद्धि की बात समझने की है कि चोरी का पैसा, घोटाले का पैसा, उनकी सारी की सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए थी और जेल भी जाना चाहिए था, जिससे दूसरा भविष्य में ऐसा नहीं करता है। जरा भी अगर आप में थोड़ी भी समझदारी है तो खुद समझ सकते हो आप लोग। तो इन सभी चीज़ों को समझिए और सरकार को बाध्य करिए, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ के साथ जुड़िए और अपनी जो हजारों साल से, पीढ़ियों से गुलामी करते आ रहे हो, मेहनत करके नरक की ज़िंदगी जीते आ रहे हो, जलालत की ज़िंदगी जीते आ रहे हो, और उससे छुटकारा पाइए, तथा अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, पड़ोसी मित्रों, रिश्ते दोस्तों को लिए, और परमपिता और प्रकृति के पुत्रों के लिए, मतलब देशवासियों के लिए, आप ये भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ और इसके साथ साथ विकास फाउंडेशन, आर्थिक आज़ादी आंदोलन और आपके तमाम सारे संगठन जुड़े हुए हैं, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, तमाम सारे इसमें संगठन जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे अच्छे पार्टियों के लीडर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी दंड बंद करके फर्जी पैसा इकट्ठा नहीं किया और सरकार नहीं बना पाए, वो विधायक एमपी भी नहीं बन पाए। वो लोग इसमें ईमानदार, जिन्होंने पूरे जीवन तपस्या की ईमानदारी से, वो सच्चे और नए लोग इसमें आ रहे हैं, ईमानदार लोग आ रहे हैं, सच्चे समाज से भी सच्चे राष्ट्रभक्त इसमें आ रहे हैं। और जो कहता है कि हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे जनता के प्रतिनिधियों के साथ या सरकार के साथ, यानी भारतीय मतदाता जागरूकता संघ
महासंघ के जिला प्रतिनिधि के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, इसका मतलब वो नेता लुटेरा है, वो जनप्रतिनिधि नहीं जनशोषक है। इसलिए अपने आप एक्सपोज हो जाएगा, उसकी पोल खुल जाएगी और वो नंगा हो जाएगा कि पब्लिक को लूटने के लिए MP MLA बन रहे हो, सरकार बनाओगे कि पब्लिक की सेवा करने के लिए बनाओगे। ये देश का पहला उदाहरण होगा और देश पब्लिक जान चुकी है, बहुत हो गया अति, अब अंत होने का समय आ गया है और देश के लाखों करोड़ों लोग इसको जान गए हैं और समझ गए हैं। अब वही आगे आ रहा है और लगातार हमारी वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए और अपने विचार सुझाव दीजिए और देते रहिए लगातार। आपके और क्या अच्छे सुझाव हो सकते हैं और वो भी जनता के लिए, देश के लिए काम आएंगे, आपकी संतानों के लिए काम आएंगे, समाज के लिए काम आएंगे और परमपिता के पुत्रों के लिए काम आएंगे, जिनको आप परमपिता कहते हो प्रकृति को, उनके सबके काम आएंगे। यही जीवन है और सभी खुशहाल होंगे। तो इसलिए जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, आप जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण सुझाव भेजने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और हमको पूरा अपना प्यार स्नेह देने के लिए, हम सभी लोगों को एक दूसरे से मिलजुल के रहने के लिए और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए आप जुड़िए। हमारा नंबर है महेश मानव दिल्ली 9711539237, यानी 9711539237। लगातार जुड़ते रहिए, ये वीडियो पार्ट में आते रहेंगे। अगला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हम देश की खुशहाली के लिए आपको अभी अगला वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। सब्सक्राइब करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कराइए और आगे बढ़ाइए, घर घर तक संदेश को पहुंचाइए और अपनी बात भी भेजिए। जुड़िए और आनंद में रहिए, जियो जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। पुनः मिलते हैं जल्दी।